हेलो एवरीवन। आ जाते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के लेक्चर नंबर 7 में। तो लेक्चर नंबर 7 में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं सर्कुलर परमुटेशंस। तो सर्कुलर परमुटेशंस क्या है, किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, कैसे टैकल करना है इसको, ये सब हम लोग यहाँ पे आज लर्न करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सर्कुलर परमुटेशन को। तो देखो है क्या, बेसिकली सपोज हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। कौन कौन से? ए, बी और सी। ए, बी और सी। अगर कहा जाए इनको एक सर्कल में अरेंज करना है, इनको एक सर्कल में अरेंज करना है, सॉरी स्ट्रेट लाइन में अरेंज करना है। तो स्ट्रेट लाइन में अरेंज करना है तो कितने वेज होंगे? फैक्टोरियल 3 वेज पढ़ चुके हैं। 3 को आपस में अरेंज करना है, फैक्टोरियल 3 वेज अरेंजमेंट होंगे इसके। देखें ये अरेंजमेंट्स कौन कौन से होंगे, समझना। ये अरेंजमेंट होंगे, पहला तो यही वाला ले लो, ए यहाँ पे है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, ठीक है ना। फिर अगला अरेंजमेंट होगा, ए यहीं पे रहने देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं सी और यहाँ कर देते हैं बी, ठीक है, करेक्ट। उसके बाद ध्यान दो, ए, सी और बी। उसके बाद यहाँ बी कर देते हैं, यहाँ ए और यहाँ सी करते हैं। उसके बाद यहाँ पे बी रहने देते हैं, यहाँ सी करते हैं, यहाँ ए कर देते हैं, यहाँ सी करते हैं, यहाँ ए और यहाँ बी कर दें, या फिर यहाँ सी रहने दो, यहाँ बी कर दो, यहाँ ए कर दो। अब समझना ये सारे अरेंजमेंट्स हैं, इसमें से कोई भी एक अरेंजमेंट एट रैंडम पिकअप कर लेते हैं, ठीक है। कोई भी पिकअप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी एक अरेंजमेंट हम इसमें से पिकअप करते हैं। सपोज हमने ये सेकेंड वाला अरेंजमेंट पिकअप किया, ध्यान से देखना, ये अरेंजमेंट हमने पिकअप कर लिया। अब जरा इसको देखो, ए सी बी, ए सी और बी जो है, इसको अगर हम साइक्लिक ऑर्डर में रोटेट करें, मतलब सी यहाँ कर दें, बी यहाँ कर दें और ए को लास्ट में ले जाएं, और ये तब तक करते रहें जब तक कि दोबारा सेम ऐसा ही पैटर्न मिलना शुरू ना हो जाए। तो फिर देखो अगला हम करते हैं, या थोड़ा हम दूर दूर लिखते हैं इसको। सी को बी को आगे खिसका दिया, ए को लास्ट में ले गए। अब बी ए को आगे खिसका दो तो बी ए और सी लास्ट में ले गए, और फिर ए और सी को आगे खिसका दिया, बी लास्ट में ले गए। ये तो वापस वही पहला वाला मिल गया। इसका मतलब यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। तब तक ऐसा करना था जब तक सेम रिजल्ट ना आने लगे, तो उससे पहले ही एक स्टॉप कर देंगे 3। तो अब समझना ये है कि अगर हम स्ट्रेट लाइन में ये तीनों डिफरेंट बने जाएंगे, लेकिन जब हम इन्हीं को एक सर्कल में अरेंज करेंगे, तो एक सर्कल हम ले लेते हैं जिससे और अच्छे से समझ में आए। एक सर्कल हमने उठा लिया यहाँ से, चलो समझना, ये तीनों हम इसमें अरेंज कर रहे हैं। तीनों को हम अलग अलग अरेंज करके दिखाएंगे और फिर बताना क्या ये तीनों डिफरेंट है या सेम है। खूब अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना। तो बताओ, इसमें हमने ए यहाँ लिया, सपोज बी यहाँ लिया और सी यहाँ लिया, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, दूसरे वाले में हम ये कह रहे हैं कि भाई सी यहाँ लिया, बी यहाँ लिया और ए यहाँ लिया। इसी को सर्कल में बस बना दे रहे हैं सर्कल में। तीसरे वाले में ये बी लिया, फिर यहाँ ए लिया और ये सी लिया, करेक्ट, ठीक है। ए सी बी, देखो ए बी, सॉरी पहला वाला अपन ने गलत लिख दिया यार, ए सी बी लिखो, फिर से लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए सी बी ऑर्डर ध्यान रखना है, ए फिर सी और फिर बी। अगले में सी है, फिर बी है और फिर ए लिखा है। फिर अगले में बी है और फिर ए है और फिर सी है, करेक्ट। अब ये बताओ, ये सर्कल में क्या तीनों एक ही माने जाएंगी क्या, या तीनों अलग अलग माने जाएंगे? ये तीनों एक ही अरेंजमेंट है। क्यों? क्योंकि अगर हम इस सर्कल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थोड़ा सा रोटेट कर दें तो ऐसा मिल जाएगा। देखो इसको भी अगर रोटेट कर दो तो ऐसा मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं? तो ये तीनों एक ही अरेंजमेंट है, जबकि स्ट्रेट लाइन में, जब लाइन में हम अरेंज कर रहे हैं, तीनों अलग अलग माने जा रहे हैं। इसका मतलब ये 3 अरेंजमेंट, इसके करेस्पॉन्डिंग ये ऐसे 3 अरेंजमेंट आ रहे हैं। ऐसे जितने भी हैं हर एक के ऐसी 3-3 बनेंगे। जैसे यहाँ ये वाला, फिर इसी के करेस्पॉन्डिंग जो सी बी है, देखो कहाँ है सी बी है, ये वाला,
और बताओ ऐसा ही एक और बताओ, बी ए सी देखो कहाँ है, बी ए सी यही वाला मिल गया, ये वाला, तो ये वाला और ये तीनों 3 बार काउंट हो रहे हैं, जबकि इनको काउंट 1 बार होना था। इस तरह से कोई भी अरेंजमेंट लोगे, हर एक अरेंजमेंट ऐसे 3 अरेंजमेंट होंगे, तो इनको 3 बार नहीं काउंट करना है, काउंट 1 बार करना है। तो टोटल कितने थे जब स्ट्रेट लाइन में अरेंज किया था, फैक्टोरियल 3, और हर एक क्योंकि 3 टाइम्स है तो डिवाइड बाई 3 कर दें, तो ये हो गए सर्कुलर परमुटेशंस। इसका मतलब 3 फैक्टोरियल अपॉन 3, इसका मतलब नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशंस कितने हो जाएंगे, केवल हो जाएंगे 2 फैक्टोरियल। समझ में आया? एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देखो 3 से डिवाइड हो गया, इसमें एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब उसमें हम सर्कल देखेंगे, 4 वाला एग्जाम्पल, उसमें देखते हैं क्या करना चाहिए। 4 का एग्जाम्पल लिया सपोज हमने, कि अब हमने 4 एलिमेंट ले लिया इससे, ए बी सी और डी। अब बताना ए बी सी और डी लिए, तो ये बताओ अगर हम इसको लाइन में अरेंज करेंगे तो कितने वेज होंगे, फैक्टोरियल 4 वेज होंगे, 24। इसलिए हम अरेंजमेंट नहीं करेंगे 24 सारे, उसमें से कोई एक अरेंजमेंट पिकअप कर लेते हैं एट रैंडम। सपोज हमने ले लिया सी बी ए डी, ठीक है ना। दिस इज वन ऑफ द अरेंजमेंट आउट ऑफ दीज फैक्टोरियल 4 अरेंजमेंट। अब देखो इसको अगर हम रोटेट करते जाएं तो इसको रोटेट कर रहे हैं, देखो पहला वाला तो ये ओरिजिनल है, सी बी ए डी। अब साइक्लिक ऑर्डर में रोटेट करने हैं जैसे हमने पहले किया, तो सी को बाद में ले जाओ तो हो जाएगा बी ए डी सी। फिर हम इसको लास्ट में ले जाएं तो ए डी सी और बी को लास्ट में ले जाओ। तब तक करना है जब तक कि सेम अरेंजमेंट ना मिलने लगे, उससे पहले स्टॉप कर लेंगे अपन। फिर डी सी बी और ए लास्ट में ले जाओ। अब अगला वाला लिखोगे तो लिखोगे सी बी ए डी, तो ये तो वही पहला वाला अरेंजमेंट आ गया, इसलिए इसको हटा दो। कितने मिले ऐसे, 4 अरेंजमेंट। इसका मतलब जब इन्हीं को सर्कल में अरेंज करोगे तो सारे एक जैसे ही दिखाई देंगे। फिर से करके देख लेते हैं, 1 2 3, एक और 4। पहले वाले को उसी तरीके से अरेंज करते हैं। देखो ऑर्डर ध्यान रखना, हम ले रहे हैं ए, फिर यहाँ लिया नहीं, पहला वाला देखो सी बी ए डी है, सी बी ए डी, तो सी बी ए और डी, करेक्ट। अब सी बी ए और डी, करेक्ट। फिर अरे तो वही वाला बना दिया, सॉरी, अगला वाला बनाना ना, बी ए डी सी, बी ए डी और ये सी सेकेंड के करेस्पॉन्डिंग बना दिया, थर्ड के करेस्पॉन्डिंग ए डी सी और बी। फिर इसको भी सर्कल में डी सी बी और ए। ध्यान से देखो ये सर्कल में चारों अरेंजमेंट एक जैसे ही हो गए। सर्कल को रोटेट करते जाओ और तुम्हें अगला अगला मिलता जाएगा। इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करो, ये वाला मिल जाएगा। इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करो, एंटी क्लॉकवाइज से मिल रहा है क्या कि क्लॉकवाइज से मिलेगा, मतलब थोड़ा सा करना है अपने को ए डी, तो ठीक सही बात है। इसको ऐसे अरेंज इस डायरेक्शन में रोटेट करो, है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसको भी कर दो, ऐसे रोटेट करोगे तो ये वाला मिल जाएगा, अगला देखो मिल जाएगा ना। फिर भाई ऐसे रोटेट करोगे, बी यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा। ये गलत लिख दिया तभी गड़बड़ हो रहा है। ये क्या लिखा हुआ है, ए बी, तीसरा वाला ना ए डी है ये, सॉरी, ए डी सी बी, ए डी सी बी, ठीक है ना। अब देखो फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो तो फिर वापस यही मिल गया, करेक्ट, ये वाला मिल गया। तो चारों एक ही काउंट हुए। इसका मतलब ये जो फैक्टोरियल 4 है इसमें हर एक अरेंजमेंट, अगर सर्कल की बात करें तो हर एक अरेंजमेंट 4 बार काउंट हुआ है। तो इसको 4 से डिवाइड करोगे तो ये आएंगे सर्कुलर अरेंजमेंट्स, सर्कुलर अरेंजमेंट्स ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि
n फैक्टोरियल, अगर n ऑब्जेक्ट्स हो तो n ऑब्जेक्ट्स को अगर सर्कल में अरेंज करना है तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई नीचे n आ जाएगा, सही है ना। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, n। अच्छा, एक पॉइंट और समझेंगे हम लोग इसमें, वो क्या, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, फिर हम इसको पॉइंट फॉर्म में लिख लेते हैं। सपोज हमने ये बोला कि हमारे पास एक रिंग है, रिंग ले लिया इसमें, ठीक है ना। इसमें हम कुछ बीड्स ले लेते हैं। एक बीड यहाँ पे लिया हमने रेड कलर का, ठीक है। एक ले लेते हैं ब्लू कलर का, ठीक है। एक ले लेते हैं हम सपोज ग्रीन कलर का। एक और ले लो कोई ब्लैक कलर का ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और ऐसी बनाते हैं। रिंग सेम है भाई, है ना, रिंग बिल्कुल सेम है। और एक ऐसी रिंग ली, बताना। इसमें हमने अरेंज किया इस तरह से, देखो ये तो है ना ग्रीन है, फिर हम ब्लू करते हैं, नहीं ये ब्लैक वाला करते हैं, फिर हम करते हैं रेड वाला, और फिर हम करते हैं ये ब्लू वाला, ठीक है। देखो अब ये दोनों अलग अलग माने जाएंगे अलग, बिल्कुल अभी अलग अलग है। देखो कहोगे हाँ ये तो अलग अलग है, देखो इसमें ब्लू इस तरफ है, रेड ब्लैक इस तरफ है। या हम ये कह सकते हैं ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे अरेंज्ड है, देखो ऐसे चले जाओ, क्लॉकवाइज में अरेंज्ड है। वही सेम सिचुएशन यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो यहाँ से देखो पहले ग्रीन, फिर ब्लू, फिर रेड और फिर ब्लैक। यहाँ कहोगे ग्रीन, फिर ब्लू, फिर रेड, फिर ब्लैक, वही है। लेकिन ये अलग अलग अभी दिख रहे हैं, लेकिन अगर ये दोनों रिंग्स तुमसे गिर जाए, अब तुम है ना मिक्स हो गए, अब तुम उठाओगे तो क्या आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सी रिंग ये वाली थी और कौन सी रिंग ये वाली थी? नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे, क्योंकि दोनों एक ही जैसी हैं। अगर इसी रिंग को बैक साइड से देखोगे तो ऐसी दिखेगी, और इसको बैक साइड से देखोगे तो ऐसी दिखेगी, सही है ना। इसका मतलब दोनों अगर रिंग गिर जाए और फिर तुम उठाओ, तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि रिंग एक्चुअली में कौन सी है। इसलिए जब रिंग वाला केस हो या नेकलेस वाला केस हो, ठीक है ना, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जब मैटर नहीं कर रहे हो, डिस्टिंग्विशेबल ना हो, तो उस केस में जितने भी अपने परम्यूटेशंस आ रहे होंगे उसका हाफ हो जाएगा। क्योंकि कोई भी सर्कुलर अरेंजमेंट होगा, जितने भी हम लोगों ने ये किए हुए हैं, देखो यहाँ पे 3 वाला हो या 4 ऑब्जेक्ट्स वाला हो, इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अलग अलग माने जा रहे हैं। लेकिन अगर यही नेकलेस वाला केस होता या गार्लैंड होता, मतलब ऐसी चीज़ जो है ना 3D में मूव कर रही है, जिसमें हम लोग पता ही नहीं कर पा रहे क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अगर मैटर कर रहा है तब तो ठीक है, n फैक्टोरियल अपॉन n कर देंगे। और अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मैटर नहीं कर रहा है, डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे उनको, तो हमें टोटल को हाफ से डिवाइड, मतलब टोटल को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब टोटल का हाफ करना पड़ेगा। समझ में आया? इसलिए अब हम यहाँ पॉइंट जो लिखने जा रहे हैं उसको सही से समझते हुए लिखना। पहला पॉइंट है नंबर ऑफ वेज। फर्स्ट पॉइंट नोट करके लिख लो यहाँ पे। पॉइंट 1, नंबर ऑफ वेज to arrange n different objects in a circle if clockwise and anti-clockwise arrangements are considered to be different,
टू बी डिफरेंट, मतलब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट दोनों डिफरेंट कंसीडर किए जा रहे हैं। कब कंसीडर होगा? जैसे मान लो सर्कुलर टेबल है, तो टेबल में चारों तरफ अगर लोग बैठे तो बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर लो कि भाई ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है ना। इज इक्वल टू कितना होगा आंसर इसका? इसका आंसर लिखोगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n, मतलब कितना हो गया? ये हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं। अब दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं इसमें। चलो सेकेंड पॉइंट, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज एंड डिफरेंट objects in a circle if clockwise and anti-clockwise arrangements are considered to be same, या ये कहें एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल, मतलब उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हो। तो जितना अपना सर्कुलर परम्यूटेशन ऊपर आया था उसको हाफ कर देना है, जितने भी सर्कुलर अरेंजमेंट्स आए थे उसका टोटल का हाफ कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि इसमें से आधे क्लॉकवाइज होंगे, आधे एंटी क्लॉकवाइज। अलग अलग मान लो तो ठीक है, और अगर दोनों सेम हो रहे हैं तो फिर डिवाइड बाई 2 करेंगे। और ये तब यूज होगा जैसे नेकलेस हो, गारलैंड हो, है ना। तो कोई भी ऐसी चीज़ें है ना जो हम उठा के चल सकते हैं, है ना, नेकलेस है, रिंग है, तो इस तरह की चीज़ें क्या है, इनमें हमें डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। एक पॉइंट हम लोग इसमें और बताएंगे, वो पॉइंट और नोट कर लो यहाँ पे। नंबर ऑफ वेज टू अरेंज एंड ऑब्जेक्ट्स इन सर्कल इन विच P आर alike of P आर आइडेंटिकल एंड ऑल अदर आर डिफरेंट व्हेन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स आर डिस्टिंग्विशेबल इज क्या हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल अपॉन P फैक्टोरियल। जैसे मान लो 10 ऑब्जेक्ट्स हों और 10 में से अपने को उसमें 3 एक जैसे हों, ठीक ना, 10 में से 3 एक जैसे हों और उनको अरेंज करना है। तो 10 अगर ऑब्जेक्ट्स हैं अपने पास, उसमें से 3 आइडेंटिकल हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें 3 आइडेंटिकल हैं और 7 डिफरेंट है। तो इनको अगर सर्कल में अरेंज करना है तो कितने तरीके से अरेंज करोगे, ये फार्मूला यूज होगा। तो टोटल 10 थे तो 10-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आइडेंटिकल कितने हैं, 3 आइडेंटिकल हैं, तो नीचे 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। इसका मतलब कितने अरेंजमेंट्स हो जाएंगे, ये अरेंजमेंट अपने पास हो जाएंगे 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। ओके, लेकिन इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अलग अलग, मतलब डिस्टिंग्विशेबल है, आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा क्लॉक है कौन सा एंटी क्लॉकवाइज, तब ये यूज करना है, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स फॉर्म अ सर्कल सच दैट द बॉयज एंड गर्ल्स आर ऑल्टरनेट। आप देखो क्या करेंगे, 5 बॉयज हैं, कितने बॉयज हैं, 5 बॉयज और 5 गर्ल्स हैं। फॉर्म अ सर्कल सच दैट द बॉयज एंड गर्ल्स आर ऑल्टरनेट, बॉयज एंड गर्ल्स ऑल्टरनेट। तो आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि भाई ऐसा है, बॉयज को पहले अरेंज कर लो सर्कल में। कितने बॉयज हैं, 5 बॉयज हैं, अरेंज करो उनको। तो 5 बॉयज को अगर सर्कल में अरेंज करोगे तो कहोगे ठीक है, ये B1 है, फिर B2 है, फिर B3 है, फिर B4 है, फिर B5 है। तो इनको अरेंज कर दो, सर्कल में अरेंज करोगे 5 बॉयज को, क्योंकि बॉयज हैं सर्कल में अरेंज कर रहे हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डिस्टिंग्विश कर लोगे। इसलिए क्या फार्मूला लगाएंगे, 5-1 फैक्टोरियल
ठीक है ना। इतने तरीके से ये अरेंज कर देंगे हम लोग सर्कल में। अब देखो गर्ल्स को अरेंज करना है ऑल्टरनेट, इसका मतलब गर्ल्स के लिए अब ये पोजीशंस हैं 1 2 3 4 5 और 5 ही गर्ल्स हैं। तो अब गर्ल्स को जब यहाँ अरेंज करेंगे तो अब ये सर्कुलर परम्यूटेशन नहीं है। अब तो तुम सिंपली ये कह रहे हो कि ये 5 प्लेसेस और इन 5 गर्ल्स को वहाँ अरेंज करना है। दैट कैन बी डन बाई फैक्टोरियल 5 वेज। तो आंसर कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। आगे समझ में। तो जब बॉयज़ को हम अरेंज, अच्छा रिवर्स भी कोई कर सकता है, ऐसा नहीं कि बॉयज़ को पहले करना है गर्ल्स को बाद में। पहले गर्ल्स को कर लो फिर बॉयज़ को कर लो, तब भी आंसर तो सेम ही आना है। ठीक है, तो कितने वेज हो गए 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। बॉयज़ को अरेंज कर दिया, उसके बाद हमने गर्ल्स को अरेंज कर लिया। जब गर्ल्स को अरेंज कर रहे हैं तो वो सर्कुलर परम्यूटेशन नहीं रहा, वो सिंपल प्रॉब्लम हो गई 5 प्लेसेस और 5 गर्ल्स को वहाँ अरेंज करना है। दैट कैन बी डन बाई 5p5 वेज, दैट इज फैक्टोरियल 5 वेज। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं कंसीडर 21 डिफरेंट पल्स। कितने हैं 21 डिफरेंट पल्स हैं। नेकलेस वाला केस है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या कहोगे कि इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे, मतलब हमें डिवाइड बाई 2 वाला फार्मूला यूज करना है। इन हाउ मेनी वेज कैन द पल्स बी प्लेस्ड इन दिस नेकलेस सच दैट 3 स्पेसिफिक पल्स आर ऑलवेज रिमेन टूगेदर। तो भैया 3 जो स्पेसिफिक पल्स हैं, मान लो वो P1 P2 और P3 है, उनको एक साथ रखना है। तो इसको पैक कर दो, इसको एक एलिमेंट मान लो। ये आइडेंटिकल नहीं है भाई, एक एलिमेंट है ये, सही है ना, एक एलिमेंट मान रहे हैं ये। और बाकी कितने बचे भाई 3 यहाँ चले गए तो बाकी अपने पास बचे 18 पल्स ये हो गए, ठीक है ना। तो इसको तो एक मान लिया और 18 ये हैं, तो टोटल कितने हो गए 19 हो गए। अब 19 ऑब्जेक्ट्स को एक सर्कल में अरेंज करो। 19 ऑब्जेक्ट्स को एक सर्कल, 19 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको सर्कल में अरेंज करोगे तो 19 माइनस 1 फैक्टोरियल, और वो भी नेकलेस में अरेंज करना है इसलिए डिवाइड बाई 2 भी आएगा। हो गया क्या, नहीं हुआ, अभी एक काम और करना है। ये जो तीनों पल्स हैं P1 P2 और P3, ये पल्स जो हैं इनको आपस में अरेंज कर सकते हो फैक्टोरियल 3 वेज से, करेक्ट। अब ये सही हो गया, अब ये आंसर ओके हो गया। कितना हुआ 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हो। तो फाइनल आंसर आ जाएगा अपने पास, 2 कैंसिल हो गया, तो 18 फैक्टोरियल इंटू 3, करेक्ट, ये आंसर हुआ। कोई दिक्कत नहीं है, नेकलेस वाला केस था इसलिए डिवीजन में 2 आना जरूरी था। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में बोल रहे हैं इन हाउ मेनी वेज 18 गेस्ट अलोंग विथ होस्ट कैन बी सीटेड अराउंड ए सर्कुलर टेबल। अब सर्कुलर टेबल में बैठाना है तो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डिस्टिंग्विशेबल होंगे। इफ 2 पर्टिकुलर गेस्ट वांट टू सिट एडजेसेंट टू द होस्ट एंड 4 अदर पर्टिकुलर गेस्ट वांट टू सिट टुगेदर। देखो, तो एक तो होस्ट है और 2 पर्टिकुलर गेस्ट जो है इसके अगल बगल बैठना चाहते हैं एडजेसेंट, तो वो मान लो 2 पर्टिकुलर हैं G1 और G2। अब इसको हम पैक कर देंगे क्योंकि ये एक साथ रहना है, G1 और G2 और H बीच में होना चाहिए, G1 G2 अगल बगल बैठ जाएंगे। बाकी 4 और पर्टिकुलर गेस्ट हैं, मान लो वो हैं G3 G4 G5 और G6, ये भी एक साथ पैक कर दो इनको क्योंकि ये एक साथ बैठना चाहते हैं। तो भाई टोटल 18 गेस्ट थे, होस्ट तो ठीक ही एक है, 18 गेस्ट थे जिसमें 6 तो ये यहाँ चले गए, तो बच्चे कितने 12 गेस्ट और बचे हुए हैं। तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए बताओ, टोटल कितने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो गए 12 ये और 2 ये 14 हो गए टोटल। 12 ये और एक एलिमेंट इसको मान लिया, एक एलिमेंट इसको मान लिया, तो 12 1 13 1 14। तो 14 को सर्कल में अरेंज करना है, तो 14 माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल होता है ना, इनटू, अभी रुको, देखो ये जो 4 गेस्ट हैं G3 G4 G5 G6, इनको आपस में फैक्टोरियल 4 वेज से अरेंज कर सकते हो।
और साथ में ये जो G1 और G2 है इनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हो क्या? बिल्कुल। G1 और G2 को तो आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं ना। तो कितने वेज हुए बताओ G1 G2 को आपस में इंटरचेंज करने के? 2 वेज। आपस में तीनों को मत इंटरचेंज कर देना, नहीं तो G1 G2 एक तरफ हो गया, पता चला H एक तरफ हो गया, तो ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होगी जो लिखा हुआ है। 2 पर्टिकुलर गेस्ट वांट टू सिट एडजेसेंट टू होस्ट, इसलिए उसको 2 वे से अरेंज कर सकते हैं। कितना हो गया ये आंसर आ गया अपने पास 13 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2, ये आंसर हो गया इसका, करेक्ट। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स सिट अलोंग ए लाइन ऑल्टरनेटली, लाइन के अलोंग इन एक्स वेज। तो चलो पहले लाइन में अरेंजमेंट देख लेते हैं। पहले चलो बॉयज को अरेंज करते, 6 बॉयज हैं और 6 गर्ल्स हैं। 6 बॉयज हैं और 6 गर्ल्स हैं, इनको सर्कल में अरेंज करना है, ठीक है ना। नहीं, पहले लाइन में अरेंज करना है। तो चलो पहले बॉयज को बैठा दो, B1 B2 गैप मेथड यूज हो जाएगा, B3 B4 B5 B6। तो इनको लाइन में अरेंज करोगे, दैट कैन बी डन बाई फैक्टोरियल 6 वेज। तो x इज इक्वल टू फैक्टोरियल 6 इंटू, अब गर्ल्स को अरेंज करना है लेकिन ऑल्टरनेट होना चाहिए, इसलिए अगर यहाँ से फिल करना शुरू करोगे तो कहीं ब्रेक नहीं लगाना, नहीं तो ऑल्टरनेट नहीं रह जाएंगे। या तो ये 6 प्लेस सिलेक्ट करोगे या फिर ये यहाँ से फिल करोगे और यहाँ पे ख़त्म करोगे, ये 6 वेज। इनका मतलब ये 2 में से कोई एक प्लेस सिलेक्ट करोगे तो 2 वेज हुए, या तो ये वाला केस सिलेक्ट करोगे या फिर ये वाले प्लेस सिलेक्ट करोगे, 2 वेज हुए। इनटू अब 6 गर्ल्स को वहाँ अरेंज करोगे, दैट कैन बी डन बाई फैक्टोरियल 6 वेज, करेक्ट। ये तो x आ गया। अब जरा y की बात कर लेते हैं। y यही चीज़ बोल रहे हैं लेकिन सर्कल में। तो जब सर्कल में अरेंज करोगे तो एक सर्कल ले लो, उसमें अरेंज करो। तो चलो पहले बॉयज़ को अरेंज कर देते हैं। तो y निकाल रहे हैं हम लोग, तो y इज इक्वल टू, देखो कितना आएगा, y इज इक्वल टू, अब सर्कल के लिए बोल रहे हैं अगेन ऑल्टरनेटली इन y वेज। तो चलो बॉयज़ को अरेंज कर दो, 6 बॉयज़ है ना, 1 2 3 4 5 और 6। ये सपोज B1 B2 B3 B4 B5 B6, करेक्ट। इनको सर्कल में अरेंज करोगे तो 5 फैक्टोरियल वेज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डिस्टिंग्विशेबल होंगे इस केस में। अब गर्ल्स के लिए कितने प्लेसेस बाकी हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ये सर्कुलर परम्यूटेशन नहीं रहा, 6 गर्ल्स को यहाँ अरेंज करना है, दैट कैन बी डन बाई फैक्टोरियल 6 वेज, डन। 6 प्लेसेस 6 गर्ल्स, फैक्टोरियल 6 वेज। हमें फाइंड करना है x बाई वाई, तो x बाई वाई इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल तो हो गया कैंसिल, और यहाँ से भी 6 बाहर आ जाएगा, बाकी 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 12। तो ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, देयर आर 50 पर्सन्स एमंग हुम 2 आर ब्रदर्स। देयर आर 50 पर्सन्स एमंग हुम 2 आर ब्रदर्स। तो चलो 50 पर्सन्स है तो 2 तो ब्रदर्स ले लो, B1 और B2। तो B1 B2 ये 2 ब्रदर्स हो गए और 48 पर्सन्स और हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज दे कैन बी अरेंज्ड इन अ सर्कल इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 पर्सन बिटवीन द 2 ब्रदर्स। तो यहाँ से एक पर्सन हम सिलेक्ट करेंगे, वो B1 और B2 के बीच में बैठाएंगे। सो ये सिलेक्शन कर सकते हैं कितने वेज से, 48C 1 वेज से। तो 48 में से एक पर्सन पहले सिलेक्ट कर लो, वो B1 और B2 के बीच में बिठा देंगे। तो मान लो एक पर्सन हमने सिलेक्ट कर लिया, कोई मान लो वो पर्सन P है, उसको यहाँ सिलेक्ट करके B1 और B2 के बीच में बैठा देंगे। तो पहले तो एक को सिलेक्ट किया है तो उसके वेज हुए 48C 1, करेक्ट। एक पर्सन को सिलेक्ट करके वहाँ बैठा दिया। अब इसको हम पैक कर देंगे, ठीक है ना। और बाकी कितने बचे अभी, 47 पर्सन्स और हैं। तो 47 पर्सन्स ये और एक ये हो गया। अब इनको सर्कल में अरेंज करना है, तो 47 + 1 48 को सर्कल में अरेंज करना है, तो 48 - 1
फैक्टोरियल, क्योंकि 47 ये और 1 ये, तो टोटल तो 48 हुए पर्सन्स, मतलब 48 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो गए। उनको सर्कल में अरेंज करने के बेस 48 - 1 इंटू, अब क्या करना है, अब इसके बाद B1 और B2 को हम लोग आपस में अरेंज कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं इसको, कितने वेज से, 2 वेज से। ये आ गया आंसर इसका, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। ये हुआ 48, ये कितना है 47 फैक्टोरियल है, और इंटू 2, तो 48 इंटू 47 फैक्टोरियल 48 फैक्टोरियल हो गया ये, इंटू 2, करेक्ट, ये आंसर हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज 20 मैरिड कपल्स बी सीटेड in how many ways 20 married couples be seated around a circular table such that men and women are alternate and not all women are adjacent to their husband. Not all women are adjacent to their husband. तो ऐसा करते हैं, टोटल निकाल लेते हैं ऑल्टरनेट वाले, और उसमें से वो वाले हटा देंगे जिसमें ऑल्टरनेट तो आ रहे हों, लेकिन वो वाला केस हटाएंगे जब हर एक वाइफ जो है हस्बैंड के बगल में बैठी हो, अपने हस्बैंड के बगल में बैठी हो, ठीक है ना। तो पहले तो टोटल देखो क्या करेंगे, टोटल निकालते हैं पहले। 20 मैरिड कपल हैं, मान लो पहले H1 H2 H3, इनको सर्कल में अरेंज किया, कितने हैं टोटल, H20, राइट। तो इनको अरेंज कर दो, कितने वेज से अरेंज कर सकते हैं, ऑल्टरनेट बैठाना है अभी तो इनको कितने वेज से सर्कल में अरेंज कर सकते हैं, 20 - 1 फैक्टोरियल वेज से, करेक्ट। अब जो वोमेन है उनको बैठाना है, तो W1 W2 W3 टोटल कितने हैं, ये 20, और ये 20 प्लेसेस हैं। हाउ मेनी, टोटल 20 प्लेसेस, तो उनको यहाँ अरेंज कर सकते हैं फैक्टोरियल 20 वेज से, क्योंकि अब ये सर्कुलर परम्यूटेशन थोड़ी हो रहा है भाई। हस्बैंड जो है, मैन जो है H1 H2 H2 H20, इनको बैठा दिया सर्कल में, बैठाने के बेस हुए 20 - 1 फैक्टोरियल, और फिर जो वोमेन है उनको बैठाएंगे, उनके लिए 20 प्लेसेस होंगे ऐसे, फैक्टोरियल 20 वेज से, 20 वोमेन को 20 प्लेसेस में बैठाना है, फैक्टोरियल 20 वेज। ये तो टोटल हो गए, उसमें से वाला हम माइनस कर देते हैं व्हेन ऑल वुमेन आर एडजेसेंट टू देयर हस्बैंड। तो देखो, तो फिर कहोगे पहले हस्बैंड को बैठा दो, कितने वेज से, फैक्टोरियल 90, मतलब 20 - 1 फैक्टोरियल वेज से। वाला हटा रहे हैं जब सब के सब, हर एक वुमेन और हर एक हस्बैंड वाइफ जो कपल हैं एडजेसेंट बैठे हुए हों, राइट। तो अब देखो क्या करोगे इसके लिए, लेकिन वही वाले हटाने जब अल्टरनेट बैठे हों वो लोग। तो इसमें ये कह सकते हो भाई 2 केसेस पॉसिबल हैं, एक क्या कि H1 H2 है ना, H3 मान लो इस तरह से ये बैठे हुए हैं, और ये H20 बैठे हैं। तो अगर तुमने वाइफ W1, H1 की वाइफ W1 बोल रहे हैं, तो W1 को या तो यहाँ बैठाओगे या फिर यहाँ बैठाओगे। लेकिन अब खास बात इसमें यह है कि W1 जैसे ही तुमने यहाँ बैठा दिया, ठीक है ना, तो बाकी सब की पोजीशन ऑटोमेटिक फिक्स हो गई, क्योंकि W1 यहाँ बैठ गई तो फिर W2 को यहीं बैठना पड़ेगा, W2 यहाँ बैठी तो W3 को यहीं बैठना पड़ेगा, एंड सो ऑन, फिर W20 को यहाँ बैठना पड़ेगा। इसका मतलब सिर्फ W1 को बैठाना है H1 के या तो लेफ्ट में या फिर राइट में, क्योंकि अगर W1 लेफ्ट में बैठा दिया, देखो दूसरा केस भी समझा देते हैं। W1 अगर लेफ्ट साइड में बैठा दिए तुमने H1 के, H1 H2 H3 चलते जाओ, ये हुआ H20, ये हुआ H19। तो देखो अगर W1 तुमने यहाँ बैठा दिया तो बाकी सबकी पोजीशन फिक्स हो गई, क्योंकि अब W1 अगर यहाँ बैठ गई तो W20 जो है यहीं बैठना पड़ेगा उसको, सही है ना, और W2 फिर यहीं बैठेगी, W3 फिर यहीं पे बैठाना पड़ेगा। इसका मतलब सिर्फ एक को फिक्स करो भाई W1 H1 के अगल बगल, या तो W1 को लेफ्ट साइड में बैठाओ या राइट साइड में, बाकी ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएंगे। इसका मतलब ओनली 2 वेज, करेक्ट।
तो टोटल में से वाले हमने हटा दिए, ये टोटल थे, उसमें से ये वाले केस हमने माइनस कर दिए एक तरह से। तो कौन से आ जाएंगे? वाले आ जाएंगे when not all women are adjacent to their husbands। क्लियर? हाँ, उसमें से कुछ वुमेन और हस्बैंड एक साथ हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन सारे नहीं होंगे, ये दोनों केसेस हट जाएंगे। सो दिस इज इक्वल टू, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, ये 19 फैक्टोरियल हुआ, ये 20 फैक्टोरियल है, माइनस ये 19 फैक्टोरियल है, और ये 2 है। तो इससे 19 फैक्टोरियल तो आ जाएगा कॉमन। बाकी क्या बचा? बाकी बचा अपना 20 फैक्टोरियल माइनस 2। तो ये आंसर हो गया अपना। ठीक है, चलो इस तरह से लेक्चर अपना कंप्लीट होता है। थैंक्स एवरीवन।